नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार और मैं आपका फिर से एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी क्लास छठी क्लास है और पिछली 5 क्लासों में हमने आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से ज्योग्राफी से जो प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 125 प्रश्नों को कवर कर लिया था और आज हम 126वें नंबर के प्रश्न के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो अंकित भाटी सर की बुक है उसमें से करा रहा हूँ। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है ये, आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके यार दोस्त कोई भी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो का लिंक उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी और आसान हो जाए। मैं आपके लिए यूं ही छोटी छोटी वीडियो में बहुत कुछ लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, इसके बाद एक वीडियो और होएगी जिसमें हम भूगोल के सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126वां, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है कपास का सबसे उत्पादक देश? भारत। कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है भारत। कपास, अनाज आदि में और गन्ना में भारत अग्रणी स्थान पर है, यानी पहले स्थान पर है। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। भारत जो है वो दुनिया में कपास का उत्पादक करने में बड़ा उपभोक्ता है और भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात है। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है। भारत हर वर्ष लगभग 23% संपूर्ण विश्व के कपास उत्पादन का 23% कपास उत्पाद करता है। भारत प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन कपास पैदा करता है। कितना? 6 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का होता है उसको कम करना है। डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत एक समझौता है। इसे दिसंबर 1997 में अपनाया गया। ये 16 जनवरी 2005 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 16 जनवरी 2005 को। वर्तमान में 192 देश इसके सदस्य हैं। अगर आपसे पूछने लगे कि इसके सदस्य कितने हैं तो कितने हैं? 192। दिसंबर 2011 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट गया था। कौन सा? कौन? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे इसके। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के वर्तमान में सबसे ज़्यादा 95 उपग्रह हैं। वर्तमान में जो उपग्रह है बृहस्पति पे वो 95 और सबसे ज़्यादा उपग्रह, और दूसरे नंबर पे शनि के है। हालांकि पहले शनि के थे मगर अब बृहस्पति पे पाए गए हैं तो इसलिए इसके ज़्यादा हो गए। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। बृहस्पति सबसे तेज अपनी धुरी पर 1 घंटे में 1 चक्कर लगाने वाला उपग्रह है। जैसे पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, वैसे बृहस्पति अपनी दूरी पर 1 घंटे में 1 चक्कर 10 घंटे में 1 चक्कर पूरा करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है साक्षरता दर? 74%। कितनी है? 74% साक्षरता दर है। दोस्तों, आपको जब इसकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की, तो आपको जनगणना के सभी क्वेश्चनों को लगभग करके जाना है।
अगर हम जनगणना की बात करें तो जनगणना जो सबसे पहले हुई थी वो मेयो के काल में हुई थी। किसके काल में? मेयो के काल में 1872 ईस्वी में मेयो के काल में हुई थी। और जो नियमित रूप से जनगणना हुई थी वो रिपन के काल में हुई थी। किसके? रिपन के काल में 1881 में नियमित रूप से जनगणना की गई और लगभग अब 15 बार जनगणना हो चुकी है। देखेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट। भारत की साक्षरता दर 74% है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% सबसे अधिक तथा बिहार की सबसे कम। कितनी है बिहार की? 63.89% है। कितनी? 63.89%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर से। पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किससे किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक पनामा नहर की कुल लंबाई जो है वो 2 किलोमीटर है मात्र। पनामा नहर को 15 अगस्त 1914 ईस्वी में खोला गया था। कब खोला गया था? 15 अगस्त 1914 ईस्वी में खोला गया था। और पनामा नहर से ही ब्रिटिश काल में खोला गया था उस टाइम पे। और पनामा नहर से फिर उसके ब्रिटिश काल और भारत के बीच में जो व्यापार होने लगा वो आसान होने लगा था। जबकि इसका निर्माण जो हुआ था 1904 से 5 में शुरू हुआ था। किसका? पनामा नहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 क्वेश्चन। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो कितने वर्षों के अंतराल पर? 10 वर्षों के अंतराल पर नियमित रूप से की जाती है। भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष के बाद होती है। भारत की अंतिम जनगणना जो होती है, अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। इसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है 2011 के बाद। कोरोना के कारण 2021 की जनगणना कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अब भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी और 1881 में नियमित रूप से जनगणना की गई थी, जो कि रिपन के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? तो किस देश में बंदरगाह नहीं है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में बंदरगाह नहीं है। आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यूरोप महाद्वीप का स्विट्जरलैंड देश एक बंदरगाह विहीन देश है। इसकी राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो स्विस फ्रैंक है। क्या है? स्विस फ्रैंक। यूरोप में कुछ अन्य जो बंदरगाह है विहीन देश है वो कौन कौन से? सर्बिया, मैसिडोनिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य आदि देश। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? तो कौन सी झील पाई जाती है? तो कौन सी झील पाई जाती है? तसोम मोरिरी। कौन सी झील? तसोम मोरिरी। तसोम मोरिरी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की अन्य झीलें कौन कौन से? डल झील है, अचार झील है, कोसरनाग झील है, मानस झील, नागिन झील, बुलर झील आदि जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध झील है। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा की झील है। पुलिकट झील शायद राजस्थान की झील, सॉरी आंध्र प्रदेश की झील है। पॉइंट को देखेंगे। भीमताल झील उत्तराखंड में एक त्रिभुजाकार झील है। पुलिकट झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? सिक्किम राज्य में जेमू ग्लेशियर पाया जाता है। दोस्तों अभी हाल ही में वेनेजुएला जो है वहाँ पे लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जेमू ग्लेशियर भारत की सिक्किम राज्य में स्थित है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 26। सियाचिन हिमनद ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा अल्पाइन हिमनद है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो कौन सा लोहा और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? भद्रावती। कौन सा? भद्रावती। जानेंगे इनके बारे में। भद्रावती लोहे और इस्पात कारखाना भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है।
दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना की थी। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में, राउरकेला जो कि उड़ीसा में, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इनकी स्थापना की गई थी। उद्योग पे जब बल दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना पर, अगर पूछा जाए तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील, जो कि कनाडा में स्थित है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील। यह विश्व में आकार के अनुसार तीसरे तथा ताजे पानी की झीलों में पहले स्थान पर है। अगर विश्व में देखा जाए तो यह आकार के अनुसार तीसरे स्थान पर और ताजे पानी की झील में पहले स्थान पर है। और ऑप्शनों के बारे में जानेंगे। टिटिकाका झील जो कि पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। और ईरी झील जो है उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झीलों में चौथे स्थान पर है। ईरी झील का जो नाम आता है फिंगर लेक झील में आता है। ईरी झील हुई, मिशिगन झील हुई, ये सब फिंगर लेक झील है। और मिशिगन और ईरी झीलों के बीच ह्यूरोन झील स्थित है। एक 137वें नंबर का क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप देश में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान। कालाहारी रेगिस्तान का क्षेत्रफल दक्षिणवर्ती अफ्रीका के नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका तथा बोत्सवाना देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप के जो उत्तर में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल वो सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल 10 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? 10 देशों में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कितने देशों में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल, तो 10 देशों में फैला हुआ है। देखो RRB JEE का आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से खालिस्तान को लाल गिरह भी कहते हैं। तो किस गिरह को हम लाल गिरह कहते हैं? मंगल गिरह को। इसका रंग हमें लाल दिखाई देता है। कैसा है? लाल। मंगल गिरह को लाल गिरह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला गिरह कहा जाता है। शुक्र गिरह को शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन आदि नामों से जाना है। किसको? शुक्र को। और शनि गिरह को काला गिरह कहते हैं। और शनि गिरह के चारों ओर एक सफ़ेद रंग की एक बिले पट्टी खींची हुई है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? क्रस्ट के रूप में। कोर जो होगा सबसे अंदर का होगा, मेटल बीच का। पृथ्वी की 3 परत है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट कहलाती है और इसे क्रस्ट भूपर्पटी के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के भूभाग का लगभग 1/3 भाग क्रोट के अंतर्गत आता है। ये पृथ्वी का 16% भाग घेरे हुए है। कितने? 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा के पास चंबल नदी पर, किस नदी पर? चंबल नदी पर, राजस्थान राज्य में स्थित है। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी उत्तराखंड पर स्थित है। और हीराकुंड बांध महानदी में उड़ीसा राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी जो कि गुजरात में। और फरक्का बांध हुगली नदी पश्चिम बंगाल में। दोस्तों सारे के सारे बांध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6.37 × 10⁻6 m। दोस्तों RPFSI में ज़्यादातर ये रीडिंग वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी की त्रिज्या पूछी गई है तो किसी का द्रव्यमान पूछा गया है, तो आपको ये सभी याद रखने हैं। और ग्रह से ग्रह के बीच की दूरी, सूर्य से ग्रह तक के बीच की दूरी, ये सारे क्वेश्चन RPFSI में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी यूरोप में डोगर बैंक खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो डोगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए ये प्रसिद्ध है। पश्चिमी यूरोप में डोगर बैंक। थोड़ा डिटेल में जानेंगे इस प्रश्न के बारे में।
डोगर बैंक जो है वो पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने के लिए जाना जाता है। यह इंग्लैंड के पूर्वी तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में एक बड़ा सैंड बैंक है। यह संसार में मछली पकड़ने के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मछली पकड़ने के लिए। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? श्रीनगर में। सॉरी, किस शहर में स्थित है? श्रीनगर में, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में ये स्थित है। डल झील श्रीनगर कश्मीर में स्थित एक प्रसिद्ध झील है। यह कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह झील 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। कश्मीर की बुलर झील सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में पवन चक्की जो है, भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कन्याकुमारी जिले में ये स्थित है, तमिलनाडु के। इस पवन चक्की का नाम मुप्पडल पवन चक्की है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पवन चक्की है। इसकी क्षमता जो है वो 15,000 मेगावाट है। कितनी? 15,000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई और नाहरकटिया क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। किसमें? असम राज्य में। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के असम राज्य में स्थित है। नाहरकटिया डिगबोई से 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। असम में सबसे पहले तेल कुएं की खोज की गई थी। असम में पहला तेल कुआं वर्ष 1866 में खोदा गया था। और असम में 4 रिफाइनरी बोगाईगांव, नूनमती, नमूलीगढ़ और डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो रात्रि के समय जो आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र, जिसको हम पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, शिफ्ट नंबर 2 में। रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। शुक्र तथा बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो कौन सा रेगिस्तान है? आटाकामा मरुस्थल दुनिया का शुष्क रेगिस्तान है। चिली का आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल है। कहाँ पर है? चिली में। यह मरुस्थल लगभग 600 मील की भूमि पर फैला हुआ है। कितने? 600 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है एटलस पर्वत? अफ्रीका में। एटलस पर्वत जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वो माउंट किलिमंजारो। यह एक वलित पर्वत है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और संसार की सबसे ऊंची चोटी है तथा हिमालय में एक वलित पर्वत का उदाहरण है। 149वें नंबर का क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है विक्टोरिया झील? तो विक्टोरिया झील भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया झील। यहीं से नील नदी का उद्गम होता है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से ही होता है। रूस की बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी? रूस की जो बैकाल झील है। 150वें नंबर का क्वेश्चन है, बिसर्पी नदी लगातार अपने मार्ग बदलने वाली नदी है के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? तो किस रूप में विकसित होते हैं? ऑक्सबो झील के रूप में। किसमें? ऑक्सबो झील के रूप में। पॉइंट देखेंगे, लगातार मार्ग बदलने वाली नदी के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र ऑक्सबो झीलों के रूप में बदल जाते हैं। जब नदी अपने बिसर्पी रूप से त्याग देती है तथा सीधी रेखा में चलने लगती है तो वह गोखुर झील का निर्माण करती है। किस झील का निर्माण करती है? गोखुर झील का। देखो, जब नदी अपने बिसर्पी रूप को त्याग कर, यानी बिसर्पी रूप यानी टेढ़े मेढ़े वो मार्ग बदलती रहती है, कभी किधर को जाते कभी उधर को जाती है। उसके बाद जब वो
उस स्थिति को त्याग देती है, तो उसके बाद वह अपनी सीधी रेखा में जब चलती है तो वह गोखर झील का निर्माण करती है। गोखर झील जगह जगह बन जाती है उससे। तो दोस्तों हमारे 150 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अगली लास्ट वीडियो होगी भूगोल की। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप ही के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।